गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हम सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके आधारों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप या प्रकार कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके साथ प्रकारों के साथ साथ महत्व और इसके अकार्य कौन कौन से हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम सामाजिक स्तरीकरण के जो सिद्धांत दिए गए हैं समाजशास्त्रियों द्वारा उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण का जो अर्थ है उसको समझ लेते हैं। स्तरीकरण समाज में समूहों और सदस्यों के बीच विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में कार्य विभाजन करके सामाजिक एकता, संगठन को बनाए रखा जाता है। योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण के लिए प्रदत्त और अर्जित दोनों ही आधार पाए जाते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र के भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार की अनेक सामाजिक परतें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति, पदों के आधार पर निम्न व उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है और ये सभी परतें जब उच्चता और निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार हम जो है कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं जो सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। पहला है टोलकट पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का जो ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। दूसरी है जिस वर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। तीसरी जो परिभाषा दी है रेमंड मूरे ने, उनके अनुसार स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं ऑगबर्न एवं निमकोफ, उनके मतानुसार स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों, समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में विभाजित और व्यवस्थित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता को जो है कायम रखते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण का जो है आवश्यकता क्यों महसूस हुई और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विशेषताएं हैं, एक समाजशास्त्री हैं ट्यूमिन, उन्होंने निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति ही सामाजिक होती है, कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि संपूर्ण समाज में पाया जाता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, यानी बहुत प्राचीन काल से जो है स्तरीकरण की प्रक्रिया समाज में चली आ रही है। इसके आधार जो है प्राचीन समय में आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण थे जो वर्तमान में अर्जित गुणों का अधिक महत्व हो गया है। तीसरी विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, यानी आदिकाल से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ स्तरीकरण ना हो। चौथी विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। अति प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का सरलतम आधार यौन भेद, आयु भेद, शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है, तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था और अर्जित गुणों के आधार अधिक महत्व दिया जाता है। मध्य युग में दास और स्वामी स्तरीकरण के दो प्रमुख स्वरूप रहे। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है,
यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानताओं को हम जीवन जीने के अवसर या जीवन शैली के रूप में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर और शैली स्तरीकरण के स्वरूपों के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के कुछ आधारों का। तो पार्सन ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण करने वाले 6 कारकों का उल्लेख किया है जो स्तरीकरण को भी तय करते हैं। नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात और सत्ता तथा शक्ति। इसी प्रकार सोरोकिन तथा मैक्स वेबर ने स्तरीकरण के 3 प्रमुख आधार बताए हैं, जिनमें आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक का उन्होंने उल्लेख किया है। एक समाजशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने केवल आर्थिक आधार को ही महत्वपूर्ण माना है। इसी आधार पर जो है वर्ग पनपते हैं, पूंजीपति तथा श्रमिक। स्तरीकरण के सभी आधारों को जो है प्रमुख रूप से हम जो है मोटे रूप से कह सकते हैं कि 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो प्राणी शास्त्रीय आधार पर जो है कुछ उपबिंदु समाजशास्त्रियों ने बताए हैं। समाज में व्यक्तियों और समूहों की उच्चता और निम्नता का निर्धारण प्राणी शास्त्रीय आधार पर भी किया जाता है, जिनमें लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति आदि प्रमुख हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों का, जो जिनको प्रकार भी कह सकते हैं। तो बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रमुख स्वरूप हैं, दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति एवं सामाजिक वर्ग, इनका उल्लेख किया है। कुछ विद्वान स्तरीकरण के 2 रूप मानते हैं, खुला स्तरीकरण और बंद स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने वर्ग और परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। बंद स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः ऐसे समाज को बंद स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है। तो जैसे स्तरीकरण के कुछ स्वरूप यहाँ बताए हैं जो निम्न हैं। पहला है दास प्रथा। दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। हाबाउस एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति जिसे कानून, प्रथा, दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्था में वह पूरी तरह अधिकारों से वंचित रहता है। शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है, दूसरी स्थितियों में उसकी कुछ रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल और या गधे की तरह ही है। दास प्रथा औद्योगिक व्यवस्था के समान ही रही है। दास प्रथा के उदय से के साथ साथ कुलीन तंत्र भी प्रकट होता है, जो दास के श्रम पर जीता है। आधुनिक युग में समाजवाद, मानव अधिकार, जनतंत्र के विचारों के विपरीत होने के कारण यह प्रथा सभी देशों में लगभग समाप्त हो गई है। नेक्स्ट जो स्वरूप है सामाजिक स्तरीकरण का यह प्रकार, वह है जागीर है। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है, जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 प्रमुख वर्ग थे, पादरी, सरदार और साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली, संस्कृति भिन्न थी। जिन पादरियों की उपाधि दी गई वे सरदारों से कोई संबंध नहीं रखते थे। कई पादरी अविवाहित थे, उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार जो कि सामाजिक स्तरीकरण की कई माना गया है, उसके बाद में पादरियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट थी। इसके बाद नेक्स्ट आधार आता है सामाजिक स्तरीकरण का या स्वरूप, वह है बंद स्तरीकरण। जब हम व्यक्तिगत संस्करण की जो बात करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है, यह तो इसका पूर्ण रूप यही जो है अनेक विद्वानों ने स्पष्ट किया है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम, एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति की जीवन शैली होती है। मजूमदार मदान के मतानुसार जाति एक बंद वर्ग है
GH कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। एन के दत्ता, घुर्वे आदि समाजशास्त्रियों ने जो है जाति की विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, जाति व्यवस्था में उच्चता निम्नता का क्रम पाया जाता है, प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही है। अंतर्विवाही समूह का तात्पर्य है कि जो अपने ही जाति में विवाह करे। प्रत्येक जाति एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। प्रत्येक जाति के सदस्य खानपान और सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है। जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि निम्न जातियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक अधिकारों और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इतना सब होने के बाद भी भारतीय समाज में संस्तरण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है जाति भारतीय समाज में निभा रही है। इसके बाद आता है खुला स्तरीकरण। इससे पहले हम पढ़ रहे थे बंद स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण का तात्पर्य है जाति और खुला स्तरीकरण का तात्पर्य है वर्ग। वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहा जाता है। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। इस प्रकार समान सामाजिक परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्ति एक वर्ग का निर्धारण करते हैं। तो वर्ग की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं, जैसे सामाजिक परिस्थिति समान होती है, इनमें उच्चताहीनता की भावना रखते हैं, इनमें वर्ग चेतना पाई जाती है, सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और ये जाति व्यवस्था की भांति बंद ना होकर मुक्त व्यवस्था है। वर्ग में जाति का जो महत्व नहीं होता। सामाजिक वर्ग के कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर और सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होते हैं। वर्ग की सदस्यता पूरी तरह अर्जित होती है। ये जीवन जीने का तरीका लगभग इसमें समान होता है। वर्ग कम स्थिर है, उनमें परिवर्तन होता रहता है और वर्ग को पहचानने और दूसरे वर्ग से भिन्न करने के लिए बाह्य लक्षणों जैसे पहनावा, मकान, शिक्षा, आय, बोलने का तरीका, खान पान आदि का सहारा लिया जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के महत्व का। व्यक्ति और समाज के लिए स्तरीकरण का महत्व इस प्रकार है। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व यानी प्रकार पहला है आवश्यकता पूर्ति में जो है सामाजिक स्तरीकरण सहायक है। दूसरा है अधिक कार्य के लिए जो है सामाजिक स्तरीकरण का महत्व जो प्रकार है वो है अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट है सहयोग को बढ़ाना, यानी स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों का जो है प्रदान किए जाते हैं। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती और सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट है मनोवृत्तियों का निर्धारण। इसमें स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है। व्यक्ति जिस जाति, वर्ग, परिस्थिति, समूह का सदस्य होता है उसके विचार, क्रियाएं, मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन, यानी स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन का जो है काम करता है। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति अधिक होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार और शक्तिहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को निश्चित पद प्रदान कर दिया जाता है तो वह उसे अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण, यानी स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित होता है। दूसरा है समूह के लिए महत्व। तो पहला तो हम पढ़ रहे थे कि व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है। अब हम अध्ययन करेंगे कि समूह के लिए स्तरीकरण का क्या महत्व है। पहला है सामाजिक परिवर्तन।
यानी स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, इसके विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को भी प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है संघर्षों से रक्षा, यानी सामाजिक स्तरीकरण में समाज के विभिन्न समूहों एवं अधिकारों यानी कार्यों का विभाजन जो है कर दिया जाता है। उनमें परस्पर संघर्ष नहीं हो पाता। विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुरूप पद, कार्य, सुविधाओं, पुरस्कारों के वितरण के कारण भी संघर्ष की स्थिति में से जो है बचा जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक एकीकरण, यानी सामाजिक स्तरीकरण में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति समूह में अपने कार्य का निर्वाह करके सामाजिक एकता और संगठन बनाए रखने में योगदान देता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचे और नीचे पदों की व्यवस्था होती है। व्यक्ति ऊंचे पदों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का निर्धारण। एक स्तर एवं वर्ग के लोगों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। उनके स्वार्थ और रुचियाँ समान होते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीपतियों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। यही बात श्रमिकों में देखने को मिलती है। इनका कारण है उनके उद्देश्यों में समानता। इस प्रकार एक ही जाति के लोगों में भी अन्य जातियों के लोगों की अपेक्षा घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के नाते रिश्ते अपनी ही जाति में होते हैं। संकट में जाति के सदस्य ही सहायक होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है या समूह के लिए महत्व जो है स्तरीकरण का, वो है श्रम विभाजन। स्तरीकरण में समाज के कार्यों की भिन्न लोगों में इन लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण कार्य कुशलता बढ़ती जाती है। विभिन्न कार्य करने वालों में पारस्परिक निर्भरता और सहयोग बढ़ता है। और इसके बाद है सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। यानी स्तरीकरण जो है समूह के लिए जो महत्व है कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होता है, पद से संबंधित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। ऐसा नहीं करने पर उसकी प्रतिष्ठा गिरने का उसे डर रहता है। नेक्स्ट है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से रक्षा। स्तरीकरण में समूह के कार्यों, अधिकारों, व्यवसाय आदि का विभाजन होने के कारण प्रत्येक समूह अपना निर्धारित कार्य करता है। इसमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य, जिनको हम संक्षिप्त में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ अनेक दोष या अकार्य हैं। पहला है निष्क्रियता। समाज में अक्सर व्यक्ति निश्चित पद प्राप्त करने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा है वर्ग चेतना, यानी स्तरीकरण के विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। इन वर्गों में वर्ग चेतना पनपने लगती है। वे अपने वर्गों के प्रति पक्षपात और अन्य वर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव करने लगते हैं। नेक्स्ट जो है अकार्य है वह है संघर्ष का जन्म। स्तरीकरण के कारण समाज में विभिन्न वर्ग पनपते हैं। इन समाजों में कुछ को कम और कुछ को अधिक अधिकार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अकार्य है निराशा का जन्म, यानी स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों को अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं और कुछ को कम। इसके बाद है असुरक्षा। स्तरीकरण में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसलिए व्यक्ति को सदैव असुरक्षा महसूस होती है। कई बार उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी उस पद को बनाए रखना कठिन होता है। इसके बाद है समानता का विरोधी। इसका तात्पर्य है कि इसका स्तरीकरण का सिद्धांत असमानता पर आधारित है, अतः यह समानता का विरोधी है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। स्तरीकरण में निम्न वर्ग के लोगों में हीनता की भावना के पनपने से उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास नहीं हो पाता, व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के कुछ सिद्धांतों का, जिनमें पहला है संघर्ष का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मार्क्स आगे हैं। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया है। इसके बाद है प्रकार्यवादी सिद्धांत। इस सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया है। इसके बाद है नेक्स्ट सिद्धांत मैक्स वेबर का।
मैक्स वेबर ने मार्क्स की भांति सामाजिक स्थिरीकरण उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार किया है। वर्गों के निर्धारण में आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया है। संपत्ति पर अधिकार के आधार पर समान अवसर, सामाजिक अवसर और जीवन संबंधी सुविधाओं और वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ मार्क्स आर्थिक कारकों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वहाँ मैक्स वेबर के साथ साथ सत्ता शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद आता है अन्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत कुछ जो है समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जैसे वेवलन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विलासी वर्ग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। वह वर्ग जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति बहुत होती है और जो उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली अपनाता है, विलासी वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अगर किसी बच्चे को इन सभी सिद्धांतों में से कुछ समझ में ना आया हो तो आप उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।